गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है आप लोग। आज हम लोग मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण आपका है। हम आपसे पिछले लेक्चर में बताए थे, जब लेक्चर नंबर 10 हम आपको बता रहे थे प्रोड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कि जो मेटलर्जी में फोर्थ स्टेप पढ़े थे हम लोग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो जो मेटल ऑक्साइड मुझे थर्ड स्टेप में प्राप्त हुआ था, उसका हम लोग फोर्थ स्टेप में रिडक्शन करते हैं, तब जाकर हमको मेटल्स प्राप्त होता है। उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो ऑक्साइड का अध्ययन करते हैं। तो उसी के संबंध में हम आपको एलिंगम डायग्राम को बताएंगे। तो चलते हैं टॉपिक पर। देखिए, हमें पढ़ना है एलिंगम डायग्राम। तो इसके जानने से पहले दूसरी चीज आप जान लीजिए। यदि आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें एक जो थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसके बारे में आप कुछ पढ़े होंगे। तो आपको पता होगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, उससे संबंध रखेगा आपका एलिंगम डायग्राम। एक इक्वेशन आप जानते होंगे जो होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम लोग इसके संबंध में थोड़ा जानकारी रखेंगे अभी, तब हम लोग एलिंगम डायग्राम को प्लॉट करेंगे। देखिए, एक चीज आप लोग जानते होंगे, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर शार्ट में पूछूं गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो शायद आप जानते होंगे। तो आप बताएंगे, जैसे अगर कोई प्रक्रम हो हमारा, उसमें अगर कोई सिस्टम है, अगर उसका पॉजिटिव वे में कार्य करना है, कार्यफलन लेना है, तो उसमें जितनी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है या मुक्त होती है, उन सारी ऊर्जा में गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, जहां जी क्या चीज है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ध्यान देना, ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। जो एच होता है आपका, होता है इंथैल्पी, और जो एस होता है, ये होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है। और टी आपका टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, जहां जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एच आपका एंथैल्पी है, टी आपका टेम्परेचर है, लेकिन कंडीशन है कि केल्विन में होगा, और एस होता आपका एंट्रोपी होती है। हमको लगता है आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी से आप जानते होंगे। जैसे आप देखे होंगे कि अगर कहूं मैं व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब NaCl क्या करता है, कहते हैं NaCl बनता है। इसमें कुछ एनर्जी हमारी निकलती भी है, मतलब एस का मान इसमें कुछ आता है, या तो इसमें एनर्जी लगी होगी या एनर्जी निकली होगी। तो जो एच हमारा निकलेगा, जो एनर्जी निकलेगी या अवशोषित होगी, चाहे एनर्जी को लेगा चाहे एनर्जी को निकालेगा, वो हमारा एच होता है, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं।
कोई रिएक्शन होता है उसमें या तो आपको कहते हैं कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, या तो ऊष्मा लेती है ऊष्मा देती है, तो वही जो उसके वैल्यू होती है वो एच है। जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं केल्विन में वो डेल्टा टी है। और इंथैल्पी क्या चीज है या एंट्रोपी क्या चीज है, तो आप माइंड करिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहें कोई रिएक्शन हमारा है, हम कहते हैं कि C है, O2 है, ये CO2 बन रहा है, तो देखा जाए तो C हमारा सॉलिड स्टेट में होगा, ऑक्सीजन गैस में होगा, CO2 भी हमारा गैस है। तो कहते हैं कि इतना जानिएगा कि जो गैसियस स्टेट है, क्या गैसियस गैस का स्टेट है, उसमें कितना चेंजिंग हो रही है, मतलब इसके रैंडमनेस में कितनी वृद्धि हो रही है या रैंडमनेस कितनी कम हो रही है। हम गैस की बात कर रहे हैं, सॉलिड को कम करना है। इसके आधार पे हम एंट्रोपी निकालते हैं, उसमें जो परिवर्तन है। जैसे अगर कहें कि इसमें एंट्रोपी परिवर्तन कितना है, तो आप यहां देखेंगे हाफ मोल O2 है, बैलेंस करेंगे तो C अगर मान CO बना कहते हैं, अगर CO बना है तो हाफ O2 है, CO बना, तो यहां हाफ है, यहां पर 1 मोल है CO बना गैस इसका, यहां हाफ मोल गैस था, तो हाफ से 1 मोल गैस हो गया इधर। हम इसको छोड़ दे सॉलिड को, तो यहां क्या हुआ, अगर 1 इसका है हाफ इसका हम माइनस कर दें तो हाफ आ जाएगा पॉजिटिव का। या वैसे कहें, अगर जो पॉइंट लिखे थे C+O2 गिव्स CO2, ये भी मेरा गैस है, ये भी मेरा गैस है, ये भी 1 मोल है, एक ही 1 मोल है, 1 मोल से 1 मोल बना मतलब 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 मोल यहां पर भी था, 1 मोल यहां पर भी है गैस, तो यहां पर देखा जाए 0 आएगा एंट्रोपी। अगर ऐसे कह दें CO + O2 गिव्स CO2 हो गया, बैलेंस किया जाए हाफ कर दे, बैलेंस हो गया। अब यहां देखिए हाफ मोल, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, यहां 1 मोल CO, हाफ मोल O2, 1 मोल CO2, ये बन रहा मेरा 1 एंड हाफ, 1 हाफ हुआ और 1 मतलब क्या हुआ, 1 हाफ से A1 माइनस करोगे तो हाफ बचेगा आपका, जो पॉजिटिव में होगा। ऐसे बना, यहां 1 से इसको घटाया, यहां भी बचा, यहां घटाया, यहां बचा आपका, ठीक। तो कहते हैं इसमें चेंजिंग को हम देखते हैं, कितनी चेंजिंग इसमें हो रही है, इसकी एंट्रोपी की, यही एंट्रोपी मेरी है, यही एंट्रोपी यहां जो हमारा डेल्टा एस होगा, एस होगा, ये एस मेरा एंट्रोपी है। और कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके एंथैल्पी में और एंट्रोपी में दोनों में चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है, तो उनका जब परिवर्तन होता है उसको डेल्टा लगा देते हैं। अर्थात हम कहें इस तरह से कि जो हमारा इक्वेशन है डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आपका है। डेल्टा G क्या चीज है, तो कहोगे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन हुआ, और जो डेल्टा H होगा वह इंथैल्पी चेंज है, इंथैल्पी चेंज। डेल्टा S मेरा है एंट्रोपी चेंज है, और T क्या चीज है, टेम्परेचर है केल्विन में। क्या डेल्टा G दोनों के बीच में रिलेशन है, इनको रिलेशन निकालेंगे, G हमारा प्राप्त हो जाएगा। डेल्टा S में से T और डेल्टा S का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम संबंध कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा S मेरा निकल जाएगा।
एक इक्वेशन बनता है, एस क्या होगा वही इसका किस एनर्जी चेंज कहलाएगा, और जो डेल्टा एच होगा ये इंथैल्पी का चेंज रिएक्शन के, और एस क्या चीज है डेल्टा एस, जो एंट्रोपी उसकी है उसकी चेंजिंग है, और टी क्या चीज है टेम्परेचर है केल्विन में, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, हम कहते हैं एलिमेंट डायग्राम क्या चीज है, यही जान लीजिए आप कि possibility of metal oxide, possibility of metal oxide delta G, delta H, T, delta S, इनके अलग मैं कह रहा हूं, इन्हीं का अलग मैं कह रहा हूं for the possibility of element oxide occur draw between delta H and T इस एलिंगम डायग्राम मैं कह रहा हूं, यही डेल्टा H और T के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होगा, वो एलिमेंट ऑक्साइड हमारे बताएगा, वही आपका एलिंगम डायग्राम होगा। संभावना मेटल ऑक्साइड की करने के लिए हम एक कर्व को प्लॉट करते हैं, जैसे हम कहते हैं एक कर्व प्लॉट करें, यहां डेल्टा जी ले लें, यहां टी ले लें, एक कोई एक कर्व बनाए जो ये बताए कि मेटल ऑक्साइड स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, इसके बारे में जो बताएगा कर्व मेटल ऑक्साइड का, वही एलिंगम डायग्राम होगा। तो एलिंगम डायग्राम और कुछ नहीं है, हम इतने जानिए कि डेल्टा जी और टी के बीच में कर्व है जो प्लॉट किया गया है, जो एलिंगम डायग्राम होगा। हाँ, उससे हम कई चीज निकालेंगे, जो एलिंगम डायग्राम मेरा मिलेगा उससे हम कुछ चीज को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर होगा जो ऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, या किसी मेटल ऑक्साइड का डिसोसिएशन टेम्परेचर क्या होगा, किसी मेटल ऑक्साइड का एलिमेंट ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, या कौन सा एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल होगा, इन सारी बातों का ज्ञान एलिंगम डायग्राम से हम लोग करेंगे। चलिए तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। आप जानिए कि इक्वेशन वही डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हम बता चुके आपको डेल्टा चीज क्या चीज है, आप कहेंगे it gives free energy चेंज है। डेल्टा एच क्या चीज है, तो आप बताएंगे चेंज इन इंथैल्पी है। यस क्या चीज है डेल्टा, चेंज इन एंट्रोपी है। टी क्या चीज है, टेम्परेचर है, लेकिन केल्विन में है, इतना ध्यान रखिएगा। टी केल्विन में है, एंट्रोपी की चीज डेल्टा एस है, डेल्टा एच है, डेल्टा जी है। इससे आगे किसी और ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वतः कोई क्रिया होती है, उसमें अलग से हमको टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, अलग से कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा, वो क्रिया अपने आप होती रहती है, वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः क्रिया। और कुछ क्रिया ऐसी होती है रिएक्शन कि जो नहीं होती है, जब तक अलग से कुछ उसमें हम मिलाएंगे नहीं, कुछ क्रिया नहीं करेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें एक चीज बताया आपको, जो थर्मोडायनेमिक्स मेरा बताता है कि जब एक फ्री एनर्जी डेल्टा जी 0 के बराबर होता है, इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 द रिएक्शन विल इक्विलिब्रियम,
कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम होगा, साम्यावस्था पर होगा। क्या होगा? इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम पे कब होगा? कि जब डेल्टा जी 0 होगा, और जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव। 0 से बड़ा जो कुछ होगा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा जी 0 से बड़ा होगा, इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, रिएक्शन विल नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वह रिएक्शन अपने आप नहीं होगा। और इफ डेल्टा जी लेस देन 0, 0 लेस देन मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। 0 से कम नेगेटिव होगा। इफ डेल्टा जी लेस देन 0, रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन स्वतः होगा। इसको भी याद रखिएगा। डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम पे होगा रिएक्शन, डेल्टा जी 0 से बड़ा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप क्रिया नहीं होगी। और जिस समय डेल्टा जी 0 से कम होगा तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्वतः होगा, उसमें कुछ करना नहीं है। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका है जानकारी के लिए। एलिंगम डायग्राम, तो एलिंगम डायग्राम से ये भी पता कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, हम दिखाएंगे भी आपको। एलिंगम डायग्राम से हम पता कर लेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, टेनियस है, इसको पता कर लेंगे। एलिंगम डायग्राम से हम लोग कि कोई ऑक्साइड मेरा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट को पता कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी सारे हैं। एलिंगम डायग्राम से हम जो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम पता कर लेंगे। या कोई आप एलिंगम डायग्राम से हम उसका कब स्टेट चेंज होता है किसी सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, उसको हम पता कर लेंगे, मतलब चेंज इन स्टेट, इसको हम पता कर लेंगे। इस सब चीज को हम लोग पता कर लेते हैं। या कोई आपको ऑक्साइड्स है, उसके जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है, इसको हम पता कर सकते हैं, मतलब किस टेम्परेचर पे कौन सा ऑक्साइड डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा, उसको भी हम लोग पता कर लेंगे इसी आपका एलिंगम डायग्राम से। क्या देखा आपने? एलिंगम डायग्राम से हम कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो पता कर लेंगे। एलिंगम डायग्राम से मेल्टिंग पॉइंट को पता कर लेंगे, कोई एलिमेंट का ऑक्साइड है पता कर लेंगे, उससे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को पता कर लेंगे, कौन से बेटर होगा, स्टेट में चेंज को पता कर लेंगे हम लोग, और डिकम्पोजिशन टेम्परेचर को पता कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, अगर पूछता है इसकी क्या आवश्यकता है, आप कह सकते हो कि किसी ऑक्साइड से उसके हमको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट प्राप्त करना है, उसके लिए हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं एलिंगम डायग्राम का। एलिंगम डायग्राम का उपयोग है तो हम किसी आपका मेटल ऑक्साइड है, उसके रिड्यूसिंग एजेंट को हम कौन सा अच्छा होगा पता करेंगे। तो कहें टू द फाइंड द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। एलिंगम डायग्राम में क्या आप कह सकते हो, टू फाइंड द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट सुटेबल होगा रिड्यूसिंग का, उसको पता कर लेते हैं एलिंगम डायग्राम से। जैसे हम कहते हैं कि है क्या चीज एलिंगम डायग्राम, मैंने आपसे पहले में शुरू में ही कहा कि यही आपका डेल्टा जी के बीच में एनर्जी है और जो टेम्परेचर है, इनके बीच में कर्व प्लॉट करना, ग्राफ प्लॉट करना, यही हमारा एलिंगम डायग्राम है। फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट ऑक्साइड occur draw between delta G and T is एलिंगम डायग्राम।
ऑक्साइड की पॉसिबिलिटी के लिए डेल्टा जी और टी के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करें वही रिंगम डायग्राम है। मान लो कहते हैं एक कोई मेरा एक प्लॉट है, हम खींचे, देखिए डेल्टा जी है, एक टी है जो केल्विन में है, देखा जाएगा। तो यहां अगर हम 0 मान लें, ये निगेटिव जाएगा, या मान लो कहते कोई प्लॉट मिला, देखो ये देखिए यहां है जिसका डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी 0 है। यदि हम कहते हैं कोई एक ग्राफ ऐसे मिला मेरा, कोई मेटल ऑक्साइड है, इसका ग्राफ ए बन रहा है, सपोज दैट कोई है M + O2 gives MO, कोई मेरा एक रिएक्शन है, इसका प्लॉट ऐसे कर बना मेरा, और जो डेल्टा जी 0 यहां पर है, डेल्टा जी यहां पर 0 है, जो रिएक्शन यहां कोई मिला हमारा। अब देखो इसके बारे में देखा जाए जरा क्या होगा। अगर इसको हम यहां से ड्रॉ कर दें लाइन, 80 है ना, ये टेम्परेचर बताएगा, डेल्टा जी को बताएगा। हम बातें मान लो T0 है, सपोज T0। देखिए बातें दो होंगी, एक तो फॉर्मेशन की, बनने की, और एक टूटने की। जैसे हम कहते हैं कि M + O2 MO बना, ये भी हो सकता है अगर MO को हम गर्म कर दें तो M + O2 बना दें। दिमाग लगाइए, अगर M + O2 MO बना, और MO अगर हम तोड़ना चाहें, डिकम्पोज करना चाहें, तो M + O2 बनाएगा। एक तो यह है इसका फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन, और इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है यहाँ पर, MO से M + O2। ये टूटेगा, ये जुड़ करके बनाएगा, तो यहां जो एनर्जी होगी वो फॉर्मेशन एनर्जी होगी डेल्टा जी, और जो यहां एनर्जी निकलेगी क्या लगेगी, वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन एनर्जी होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हम बात है, अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, एक T0 मान लीजिए है, एक कप से मेरा जा रहा है कल, किसका है, मान लो किसी MO का है, M से M बनाया है। अगर इसको हम A प्लॉट कर दें, इसको हम B कर दें, देखो यहां डेल्टा जी अगर 0 है, इधर तो कम होगा एनर्जी, यहां ऊपर से जी ज्यादा होगा। अगर 0 है तो इसके नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए इसके ऊपर यहां पॉजिटिव होगा, और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा, यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऊपर। भाई जी है ना, 0 बराबर है, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। तो अगर देखा जाए, अगर हम कहें कि हम अगर कहें फॉर, अगर हम ऐसे कहें, इसको मिटा दे रहे हैं, आप ये नोट कर लीजिए, ऐसे देखिए, यदि हम का है कि अगर हम प्लॉट उसकी बात करें, फॉर द ए, अगर ए की बात करें, इसके लिए क्या होगा, अगर M + O2 MO बना, तो बताइए इसकी एनर्जी कितना होगी, डेल्टा जी, या जो फॉर्मेशन में डेल्टा GF है वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए नहीं, इसमें है ना, इसकी बात देखिए, मैं कह रहा हूं इसकी, ये देखिए यहां से यहां ए दिशा है, तो यहां निगेटिव होगा। तो अगर इसका MO की बात हम करें, अगर MO डिकम्पोज होगा तब क्या बनाएगा, M + O2 बनाएगा। इतना आप जानते होंगे कि अगर कोई फॉर्मेशन में है, निगेटिव है, तो डिकम्पोजिशन में वही एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव हो जाएगी, वैल्यू वही जाती है, वैल्यू सेम आती है। हम कहते हैं अगर M + O2 में MO बनाया, डेल्टा GF निगेटिव है,
अगर यही एमओ डिकम्पोज होगा, अगर डिसोसिएट होगा अगर, तो EM+O2 बनाता है, जो इसका डेल्टा GF होगा या GD इसका मान लीजिए डिकम्पोजिशन का, तो कितना होगा? ये तो पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव है पॉजिटिव होगा। अब बताएं, ये तो निगेटिव था जब ये फॉर्मेशन था, लेकिन डिकम्पोजिशन क्या इसका आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। वही मैंने बताया था आपको, अगर डेल्टा G का मान पॉजिटिव हो या कहें 0 से अधिक हो तो रिएक्शन कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आपका है क्या है? ये आपका मान स्पॉन्टेनियस है। हमें मालूम हो गया रिएक्शन हमारा है नहीं होगा जब तक अलग कुछ नहीं मिलाएंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैल्यू उसकी पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः क्रिया नहीं होगी। अगर इनकी बात करें, पार्ट बी की बात करें, अगर पार्ट बी की बात हम करें, पार्ट बी, अगर इसकी बात हम लोग किया जाए तब क्या होगा? उसमें देखिए M+O2 एमओ बना है। इसके बाद में क्या यहां एमओ बन रहा है, तो एनर्जी कैसी देखिए? पॉजिटिव है। एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। तो अगर इसका डिकम्पोजिशन करें एमओ का, हम क्या बनेगा? M+O2 बनाता है, डेल्टा GD किसा होगा? निगेटिव होगा इसका, उसका उल्टा होगा ना, वैल्यू वही होती है। तो ये कैसा होगा? अगर डेल्टा G का मान निगेटिव आ गया तो हम कह सकते हैं ये स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मतलब इस पार्ट में या इस टेम्परेचर के बाद, देखो ना, इस टेम्परेचर के बाद क्रिया होने ना, ये भाई इस टेम्परेचर के बाद इस भाग में क्या होगा? इस टेम्परेचर के बाद जो हमारा हो रहा है रिएक्शन ऊपर, यहां स्पॉन्टेनियस आपका है, ठीक, डेल्टा G मेरा आ गया। तो इस टेम्परेचर से नीचे जो टेम्परेचर हमारा ये वाला था, यहां वाला जितना भी रहा हो, जो भी वैल्यू इसकी हो वो तो रहेगा आपका, ठीक है मान। इससे नीचे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इसके ऊपर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, ऑक्साइड बना रहा है, तो यहां काट रहा है डेल्टा G को, तो यहां टेम्परेचर प्लॉट करने पे आएगा, इसके नीचे टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होगा। तो हम ग्राफ से डिकम्पोजिशन टेम्परेचर उसका पता कर सकते हैं कि कोई हमारा ऑक्साइड है, उसका डिकम्पोज टेम्परेचर कितना होगा, कितने पर डिकम्पोज होगा। क्लियर? अब देखिए, ये तो समझ गया होगा ना। हम कहें इसी प्लेन हम कहते हैं दूसरा ग्राफ प्लॉट करें, ये मिटाइए इसको आप नोट कर लीजिए, करना हो तो तुरंत। मान लो कहते हैं कोई डेल्टा G है 0, हम कहते मान लो कहते हैं Ag2O हमारा है, हम 3 ऑक्साइड ले लें, हम क्या सिग्नल का ऑक्साइड ले लें, ग्राफ ऐसे बनेगा उसका। HgO को ले लें, इस करीब बनता है इसी के, हम जिंक ऑक्साइड ले लें, जो एग्जाम पूछा जाता है अक्सर, ऐसे ले लें। ये मेरा है Ag2O, Ag2O का HgO है, ZnO है, जिंक ऑक्साइड। मालूम खाते ऐसे है Ag+O2 Ag2O, Hg+O2 HgO, ZnO2 ZnO। माल बनाया आपका रिएक्शन, इसके प्लॉट ऑक्साइड हैं
Ag2O का है, H2O का और Z2O का है, ऐसे बना। हम कहते हैं इनको यहां पर मिला दें, ध्यान दीजिएगा, ये जहां काटा इसको यहां से मिला दें, ये जहां काटा इसको यहां से मिला दें। एक टेम्परेचर मेरा ये बनेगा, ये तो टेम्परेचर था ना जो प्लॉट किया गया, डेल्टा जी और टी बीच में प्लॉट किया गया है। हम कहते हैं T1 है, ये T2 है और ये T3 है। ये टेम्परेचर सिल्वर ऑक्साइड का है, मर्क्यूरियस ऑक्साइड का है और जिंक ऑक्साइड का है। यहां जो टेम्परेचर मिलेगा इसका T1 बनेगा, T2 और T3 है। आप कह सकते हैं कि T1 है, इससे बड़ा T2 है, इससे ज्यादा T3 है, ये आप कह सकते हैं। अभी आपने देखा था कि ये जो टेम्परेचर होता है ये डिसोसिएटेड टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है। इससे नीचे ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होगा, मतलब T1 टेम्परेचर कर दे देंगे, Ag2O मेरा टूट जाएगा, T2 टेम्परेचर दे दें, H2O टूट जाएगा। इससे आप क्या देख रहे हो ना, इससे आप मालूम पड़ रहा है कि अगर हम Ag2O को गर्म कर दें किस टेम्परेचर पे, T1 पे, अगर वो T1 टेम्परेचर हम दे दें, टूट क्या बना लेगा, Ag+O2 ये बना लेगा। H2O मेरा है, इसको हम गर्म कर दें, हीट कर दें, टेम्परेचर क्या है T2 वाला, इतना टेम्परेचर दे जितना भी हो, तो क्या होगा, Hg+O2 बना लेगा। जिंक ऑक्साइड है, इनको हीट कर दें हम, T3 टेम्परेचर दे दें, ये वाला टेम्परेचर, ये भी टूट जाएगा, Hg+O2 ये टूट तो जाएगा। एक चीज ध्यान से बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए ये टेम्परेचर कम है, तोड़ना आसान है, ये भी कुछ कम है, इसी बगले में टूट है, तोड़ना आसान है, Ag टूट गया, Hg टूट गया। लेकिन जिंक ऑक्साइड है, इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत सारी ताप देने पड़ेंगे, T3 बहुत ज्यादा है, इतना टेम्परेचर लाने के लिए हमको तो बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ेगा, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, फ्यूल देना पड़ेगा, तब टेम्परेचर हमारे यहां नहीं पहुंचेगा, बहुत ज्यादा है। तो इतना टेम्परेचर देने के लिए, T3 टेम्परेचर देने के लिए, मतलब यहां टेम्परेचर देने के लिए हमको बहुत सारी मात्रा में तो फ्यूल को जलाना पड़ेगा ना, तब टेम्परेचर इतना आएगा, तब Zn कहीं मेरा Zn अलग होगा, तब टूट के Zn और O2 बनाएगा। इनका तो कम टेम्परेचर में काम चल गया, लेकिन यहाँ टेम्परेचर हमको बहुत देना पड़ेगा। ये तो ठीक है, चल गया, ये तो चल गया, लेकिन इतना टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा जो हमारे लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक होगा। हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, मेटल प्राप्त कर रहे हैं आसानी से, तो इतना टेम्परेचर देने में तो हम बहुत पैसा खर्च कर देंगे। तो उपाय कुछ करना होगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, मतलब ये सही हमारे लिए नहीं है। टूट तो जाएगा लेकिन हमारे लिए सही नहीं होगा। क्या होगा, हम बताया था आपको, जब पढ़ा रहे थे ब्लास्ट फर्नेस, उसमें टेम्परेचर कम करने के लिए हम लोगों ने कोक को मिला दिया था, जैसे Fe2O3 का हम लोग कर रहे थे उसमें। या जिंक आप पढ़ेंगे जब मेटलर्जी कभी, उसमें आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करेंगे जब, उसमें आप कोक मिलाएंगे, तब जाकर के जल्दी कम टेम्परेचर पे हो जाता है, इसीलिए मिलाते हैं। तो क्या होगा, अगर इसी Zn में हम कोक को मिला दें तो जिंक अलग हो जाएगा और CO बना देगा, ये सही होगा मेरा। होगा तो ये भी पूछते क्वेश्चन आता है कि एक उसको करे कि नहीं करेगा रिएक्शन टेम्परेचर पे, Zn टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा तो, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर हम देंगे तब टूटेगा, इसीलिए कोक मिला देंगे तो जल्दी टूट जाएगा। अब कोक क्या चीज यहां पर है, कोक इज रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, रिड्यूस कर दिया Zn को आसानी के साथ कम टेम्परेचर पे। इतना जानिए, अगर ये 5 से 600 टेम्परेचर पर क्रिया कर रहा है, हम कहते 800 पर क्रिया कर रहा है, एक कहीं जान लीजिए 2000 या 50-100 इतने सेंटीग्रेड पे क्रिया करेगा, केल्विन भी करेगा। टेम्परेचर कितना ज्यादा इसके ले रहा है, हम लाभदायक नहीं होगा। जब हम कोक ये नहीं
इसकी बात मैं कर रहा हूं, जो ये वाला था। इसके लिए आपको मिला देंगे, ये भी कम टेम्परेचर पे ही 5-6 टेम्परेचर पे भी ये भी क्रिया करेगा। तो यहां से हम मालूम कर लेते हैं कि कौन उसमें उचित है कि नहीं है, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कितना किसका होता है। तो अगर हम कहें, आप नोट कर ले इस बात को, क्या हम कहें कि 2 पार्टिकल बना, अगर कहा जाए कि एट द लो टेम्परेचर metal oxide are directly heated to get metal at the low temperature। या लो टेम्परेचर का है कौन टेम्परेचर, लो डिकम्पोजिशन का दिया जाए, डिकम्पोजिशन at the low decomposition temperature metal oxides are directly heated to get metal। for example Ag2O आप हीट कर देंगे, Ag बना लेगा और O2 बना लेगा, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए। HgO है, हीट कर दीजिए, Hg बना लेगा और O2 बना लेगा। कौन से जिनकी मेटल ऑक्साइड लो होगी, मेटल ऑक्साइड whose decomposition temperature is low can be heated directly, ये भी आप कर सकते हैं। those metal oxide which have low decomposition temperature, इनकी बात मैं कर रहा हूं, वे लो टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप चाहे इसको लिख लें, क्या आप लिखें those metal oxide which have low decomposition temperature are directly heated to get metal oxide। Example Ag2O, Ag plus O2, HgO, Hg plus O2। दूसरी बात क्या कर सकते हैं आप, those metal oxides which have more which have greater decomposition temperature are not directly heated to get metal। मेटल ऑक्साइड मेटल है, टू गेट मेटल, टू गेट मेटल ये भी कह सकते हो। एंड some reducing agent are added।
ZnO हीट करे Zn प्लस O2। ZnO हिट कीजिए Zn प्लस O2। ये नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्यों? बहुत फ्यूल देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट को मिला दें तो क्या हो जाएगा? Zn प्लस CO। इस करेक्ट। तो जो मेटल ऑक्साइड लो टेम्परेचर वाले होंगे उसको हम डायरेक्टली हीट करके मेटल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिन मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको हम डायरेक्टली हीट करके मेटल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग से प्रोड्यूसर को मिलाना पड़ता है। ये बताता कौन है? एलिंगम डायग्राम। क्लियर? अब देखिए कैसे पता चलेगा सुटेबल कौन सा मेरा है। देखा जाए, आप इसको सही नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर हम कहें दूसरा पार्ट एक ग्राफ है डेल्टा जी टी के बीच में, हम कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड का एक ग्राफ, हम कहते हैं एक कार्बन मोनोऑक्साइड है EZnO है, एक मोनोऑक्साइड है कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। एक ग्राफ है। देखा जाए ये देखिए इसका मिला जाएगा, ये टेम्परेचर हो जाएगा जहां दोनों मिल रहे हैं। अगर इसको आगे बढ़ा दें, देखिए इसको पार्ट ए कह दें, इसको पार्ट बी कह दें। आप ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट में एक यहां जा रहा है, एक यहां आ रहा है। CO के लिए एक पार्ट, ZnO के लिए एक पार्ट, इधर देखिए दो। अगर मैं कह दें, हम कह दें कि इसकी एनर्जी अगर X1 है, जो ज्यादा फॉर्मेशन वाला है ZnO, अगर यहां से एनर्जी X1 है, हम कह दें X2 है। B पार्ट में हम कह दें X3 है, हम कह दें X4 है। देखा जाए, अगर हम कहें फॉर पार्ट ए पार्ट के लिए, अगर फॉर्मेशन को देखा है जिंक ऑक्साइड का कैसे बना होगा, क्या बताओगे आप? पता है जिंक प्लस O2 क्या बनेगा? ZnO बनेगा। इसकी बात किया जाए Zn प्लस O2, पहला सभी मैंने किया है, आप कर लीजिएगा या बात होगा। इसको तोड़ दिया जाए क्या बनेगा? Zn प्लस O2 बनेगा। इसको पहले साफ कर लीजिएगा, करेंगे क्या होगा? ये 2 होगा, या इसको हाफ कर दें तब भी हो जाएगा, टूट जाएगा, या हाफ O2 बन जाएगा। ठीक, ऐसे हम करना हो जाएगा। तो बड़ा साफ कर लीजिएगा। ये बना आपका। दूसरा, इसकी एनर्जी कितनी होगी? X1। इसका डेल्टा एनर्जी कितना होगा? X1 होगा। और जिसमें टूट रहा है बताइए एनर्जी कितना होगा? बताइए कितना होगा? आपको पता है फॉर्मेशन पे X1 है, डिकम्पोजिशन पे क्या होगा? माइनस X1 होगा। इसको देखा जाए तो क्या होगा? C प्लस O2 क्या बनेगा? CO बना हुआ है, हाफ O2 कर दें। डेल्टा जी कितना इसका है? लिख दिया गया है इसका X2। अगर इनको हम जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या होगा?
ZnO, ये कट जाएगा ना दोनों, ये दोनों कट जाएंगे। ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO बना, इसको जोड़ Zn प्लस CO बनेगा। इसको जोड़ेंगे, एनर्जी वाई जोड़ेगी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी, इसका कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहां देखिए क्या चीज है, अगर देखा जाए तो आप कहोगे x2 ग्रेटर देन x1, ये ज्यादा है कम एनर्जी, देखिए वो बढ़ रहा है। इसमें देखो क्या होगा, x4 ग्रेटर देन x3, इसमें है x2 x1 ज्यादा है, तो इनका वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि x2 ज्यादा है, घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। हम जानते हैं वैल्यू पॉजिटिव आ गई डेल्टा जी की, रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्वतः नहीं होगा, ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। जो इधर है इस पार्ट में ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इधर देखा जाए, अगर हम इस पार्ट की बात करें, फार पार्ट भी, अगर बी की बात करें, हम इधर की बात करें, बताइए क्या होगा, Zn प्लस O2 क्या बना, ZnO बना, और ZnO जब डिकम्पोज होगा तो Zn बनाएगा प्लस O2 बनाएगा, हाफ O2 आप कर लीजिएगा। इसका डेल्टा जी कितना होगा, Zn प्लस O2 का, इसमें ये तो खत्म हो गया ना, इसकी बात कर रहे हैं पार्ट में, कितना होगा, Zn प्लस O2, यही तो है ZnO, इसकी एनर्जी कितनी है, x4, और जिसमें डिकम्पोज होगा ये, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा इसका, माइनस x4, निगेटिव आ जाएगा ना सीधा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें CO2 का, क्या होगा, C प्लस O2 क्या बनेगा, CO बनाया, हाफ O2, CO बनाया आपका, इसकी एनर्जी कितनी है डेल्टा जी, कितना इसका है, x3, देखिए ना इसका x3 है। अब इनको अगर जोड़ दें इन दोनों को, ये दोनों कटेंगे, क्या बनेगा, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO बना, एनर्जी वहां जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा डेल्टा जी कितना हो जाएगा, x3 माइनस x4, ये बनेगा ना। आपने क्या देखा यहां पे, x4 ग्रेटर देन x3, x4 x3 से ज्यादा है, ये वैल्यू कैसी आएगी, तब x4 ज्यादा है, x3 छोटा है, x3 माइनस x4 है, तो आप कहेंगे ये निगेटिव प्राप्त होगा, जीरो से कम प्राप्त होगा, तो क्या कहोगे, ये रिएक्शन कैसा होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ये रिएक्शन स्वतः होगा। जब इसमें हम देख रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, स्वतः इसमें नहीं हो रहा है। क्लियर। यहां एक से आप क्या देख रहे हो, माइंड गुरुआ, इसमें देखिए जो एक ग्राफ था जिंक ऑक्साइड का, ये तो फॉर्मेशन है ऑक्साइड का, और यह क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूसिंग एजेंट था। तो जिस समय बहुत महत्वपूर्ण है एलिमेंट डायग्राम, बहुत महत्वपूर्ण इस पर है, इस पर ध्यान दीजिएगा, माइंड करिएगा कि जब जो मेटल ऑक्साइड है उसका ग्राफ रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राफ से नीचे होगा तो वह रिड्यूस नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं। क्यों, देखो इसमें देखिए ये ऊपर है मेटल ऑक्साइड, नीचे है, इसकी बात करूं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। इधर देख लीजिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट था नीचे है, मेटल ऑक्साइड कैसा है, ऊपर है। तो जब मेटल ऑक्साइड का ऊपर रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट से, तो वह क्रिया रिड्यूसिंग क्रिया
होगी, वो रिड्यूस करेगा। मतलब इसमें अगर जिंक की बात हम लोग करें, अगर जिंक की बात किया जाए, अगर जिंक ऑक्साइड है, इसमें अगर हम लोग कोक को मिलाएं टेम्परेचर T जो 0 मान लें इसको, अगर इसके नीचे, इस टेम्परेचर के नीचे जो टेम्परेचर यहां हो, मान लो आते हैं 1473 हो, सपोज दैट, तो इस 1473 के बिलो रिड्यूसिंग क्या है, नहीं करेगा। बता रहा है ना, उसके इधर ग्राफ है नीचे है, इसके ऊपर देखो ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर ले जाएंगे तो यही आपका रिड्यूस कर देगा CO, यही CO इसको रिड्यूस कर देगा, यही को रिड्यूस कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर? ऐसे हम देख लेते हैं किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर नहीं करेगा। तो यहां से एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, इफ द कर्व ऑफ मेटल ऑक्साइड is at below the reducing agent curve, the reduction cannot take place. If the curve of metal oxide is below the curve of reducing agent, reduction cannot take place, नहीं हो सकता। दूसरी बात आप कह सकते हैं क्या, if the curve of metal oxide is above the curve of reducing agent, the reduction can take place. क्लियर? ध्यान दीजिएगा, जब मेटल ऑक्साइड का कर्व रिड्यूसिंग एजेंट के कर्व से नीचे होगा तो वह रिडक्शन नहीं होगा, और जब मेटल ऑक्साइड का कर्व रिडक्शन कर्व से ऊपर होगा तो वह रिडक्शन होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब इसके साथ ले लीजिए तुरंत, फिर बता रहा हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जिसका हम रिड्यूसिंग करना चाहते हैं, अब देख रहे हैं अगर मेटल ऑक्साइड इससे नीचे है, रिड्यूसिंग एजेंट के नीचे है, तब नहीं होगा। अब देखो ना, इस टेम्परेचर की इधर तो नहीं होगा, इसके बाद हो जाएगा। क्यों? इसके इधर अगर को क्रिया करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है, या नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कर लेगा। क्या कर लेगा? इसके ऊपर देखिए, इसके मेटल ऑक्साइड से नीचे हो गया, इससे और मेटल ऑक्साइड पर इससे ऊपर है तो कर लेगा। क्लियर? अब देखिए, हमें देखना है कौन सा सुटेबल होगा और कौन सुटेबल नहीं होगा। इसको जरा देखा जाए, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सुटेबल है और कौन सा नहीं है, हम इसको देखिए जरा। देखिए, मान लो बात है, एक कर्व है डेल्टा G और T के बीच में, हम कहते हैं कि एक कर्व है, एक ए है और एक ए है। ध्यान देना, वास्तव में एक कर्व होता है और C+O2 CO का होता है, C+O2 CO का है, और ये आपका है C+O2 CO2 का है, ए CO+O2 CO का है, CO+O2 CO का है। इसको हम देख सकते हैं कौन कब कैसे बनेगा, वो भी हम डायग्राम बना सकते हैं, हम दिखाते हैं आपको भी कैसे होगा।
ठीक, इसको देखा जाए। अच्छा, अगर इसको नंबर 1 मान लें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, देखा जाए। अगर 1 की बात करें, पहले की बात करें, ये वाला ये स्लोप क्यों है, ये स्लोप क्यों है, ये ऊपर क्यों और ये सीधा क्यों है। देखिए, अगर देखा जाए तो कैसे बना है आपका, ये बना क्या, C+O2 gives CO2, यही तो है प्लस। कैसे हम देखते हैं, तो C क्या है, सॉलिड है, O2 क्या है, गैस है, CO2 क्या है, गैस है। इतना आप ध्यान देना, इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण आपका है। अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये बताया था ना आपको। तो डेल्टा S है वो क्या था, चेंज इन एंट्रोपी थी, वो एंट्रोपी हम निकालते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या योग किया आप जानिए, किससे, इतना आप जानिए कि जो रैंडमनेस होता है, या हम कहते हैं जो गैसियस मोल्स में परिवर्तन होता है, जो गैसियस मोल्स में परिवर्तन होता है वो ज्यादा है कि कम है, उससे हम निकाले थे डेल्टा एस। उसी परिवर्तन जो रैंडमनेस उसकी है, उसके परिवर्तन को हम डेल्टा एस कहते हैं। जैसे हम कहें अगर कोई यही मामला है, इसका डेल्टा एस निकालना हो, कैसे निकालेंगे, इनका 2 है। देखो, हम सॉलिड को छोड़ देते हैं, हम गैस को लेके चलते हैं, यहां एक गैस है, यहां एक गैस है, इसको बैलेंस अगर करें हम तो क्या होगा, C+12O2, या हम इसको CO होता है, इसको लिख रहे थे CO की गैस, C+12O2 CO, इसकी बात हम गलत पहले वाले की। यहां जो 1 मोल है, ये हाफ मोल है। अगर डेल्टा एस सबको निकालना हो, डेल्टा एस बराबर होता है इक्वल टू, आप 60 में जान लीजिए। अगर मैं कहूं, कह दूं कि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, मतलब उत्पाद का गैस मोल माइनस अल्पकारक का गैस मोल, इसके गैस मोल से मैं घटा दें, जो होगा वह डेल्टा एस होगा। अगर इसका निकालना हमको हो, क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट यही मेरा है ना, उत्पाद यही है ना, इसमें 1 मोल बना, या मोल लगा दें, गैसियस मोल प्रोडक्ट ऑफ मोल, या मोल गैस प्रोडक्ट जो समझिए, इसका 1 है और इसका कितना है, हाफ है, ठीक है ना। कितना बना इसका 1/2 बना, पॉजिटिव ये बना ना। अब देखिए, अगर इसका ये जो डेल्टा एस है कितना आ गया, +1/2 आ गया। इसे देखिए आप, इसे देखिए, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर देखा जाए G का मान निकालना है हम, अगर डेल्टा S तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, क्यों, इतना और ध्यान दीजिएगा। अगर डेल्टा एस क्यों नहीं बदलेगा, ये क्या चीज है, कोई अगर रिएक्शन हो रहा है जो एनर्जी उसमें लगेगी या जो एनर्जी उसमें निकलेगी, वो तो हम प्रयोग से ज्ञात कर लेते हैं। तो हर एक रिएक्शन का अपना डेल्टा एस का मान होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, जो हम लेबोरेटरी से पता कर लेते हैं। अगर मान रिएक्शन हो रहा है, इस डेल्टा एस का मान निर्धारित होगा, कितना होगा, मान लो कहते हैं इसका डेल्टा एस का मान है 100 किलो जूल प्रति सेकेंड, किलो जूल प्रति सेकेंड है, तो ये तो फिक्स है ना, इसका मान, ऐसे मान तो फिक्स है, तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है, डेल्टा टी तो हमारा टी भी कांस्टेंट है। टी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा दिया केल्विन में है, जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो से कम नेगेटिव में होगा नहीं, जब भी होगा वो पॉजिटिव में होगा। कांस्टेंट मतलब ये पॉजिटिव होगा, कांस्टेंट मतलब कहते हैं एक शब्द टी का मान पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा था केल्विन में है, और केल्विन मतलब 273 केल्विन से शुरुआत होती है। जब सेंटीग्रेड का मान 0 है तो ये 273 केल्विन के बराबर होगा, तो उससे कम टेम्परेचर तो होगा नहीं, तो जब भी होगा टेम्परेचर मेरा पॉजिटिव ही होगा। ये टेम्परेचर मेरा पॉजिटिव है और डेल्टा एस का मान क्या हो गया
ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब प्लस हाफ आ गया। अगर डेल्टा एस का मान हाफ हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी? ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये भी पॉजिटिव, टी पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बोलिए, टी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, तो दोनों का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यही हो जाएगा ना, यही रहेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का मान पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव है और देखो निगेटिव यहाँ है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव ही रहेगा। अब बताओ, अगर टी का मान बढ़ाएं हम, अगर यहां हम टी का मान बढ़ाएं तो इसका मान बढ़ेगा, और जब इसका मान बढ़ेगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अगर टी और डेल्टा एस है, ये पॉजिटिव है, इनका मान हम बढ़ाएंगे, ये कांस्टेंट है, तो निगेटिव में से इसको घटाएंगे तो निगेटिव यहाँ आएगा ना। मतलब डेल्टा जी का मान कैसा हो जाएगा? इसका मान निगेटिव हो जाएगा, मतलब हमारा ये है। तो यहां देखिए, अगर इसका हम ज्ञात कर रहे हैं डेल्टा एस का मान, डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आया, तो यहां से देखा जाए डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन का निगेटिव हो जाएगा पूरा। अगर जी का मान हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जी का मान निगेटिव होगा, अर्थात क्या होगा? और इससे मेरा स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। या ऐसे का है, टी का मान बढ़ा रहे हैं तो जी का मान निगेटिव हो रहा है, अर्थात देखो इसको बढ़ाते गए और जी का मान क्या बढ़ने के बजाय कम हो रहा है, तो क्या होगा? तो स्लोप मेरा होगा वो नीचे आएगा, निगेटिव जाएगा। अगर टी का मान बढ़ा रहे हैं और जी का मान निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा? तो स्लोप उसका नीचे आएगा। ठीक, मतलब उसका जो कर्व होगा वह स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर? इसकी बात मैं कर रहा हूं, शी वाले का। यहां से आप ज्ञात कर लेंगे कि उसका कर्व निगेटिव होगा अथवा पॉजिटिव होगा। कैसे? डेल्टा जी के मान से। ठीक, और जिस समय निगेटिव आ गया, डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया, डेल्टा जी निगेटिव होगा। आप इसको चावल कर लो। क्या? अगर डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस कैसा होगा? डेल्टा जी कैसा होगा? निगेटिव होगा। और डेल्टा एस का मान अगर जीरो होगा, डेल्टा जी का मान जीरो होगा। अगर डेल्टा एस का मान निगेटिव होगा, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। और जिस समय निगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस होगा, और ये जीरो होगा तो वह इक्विलिब्रियम पे होगा, और जिस समय पॉजिटिव होगा तो यह नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो C प्लस O2 कैसा होगा? ये स्लोप इसका डाउनवर्ड्स आएगा, निगेटिव होगा। दूसरे को देखा जाए, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें दूसरे वाले की, देखो अगर हम इसकी बात करें दूसरे की, 2 नंबर की, क्या है? C प्लस O2 गिव्स CO2। अच्छा, एक और देखो आप, इसका एक तरीका और था आपका समझने के लिए। जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, आप जानिए ये गैस है, ये भी गैस है। एक क्या जानते होंगे? रैंडमनेस पढ़े होंगे तो। रैंडमनेस मतलब क्या कहते हैं हिंदी में उसको? कि अनियमित रैंडम गति। तो जो गैस होती है उसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है और दूर दूर होते फैलते रहते अपना, और सारी सबसे कम होती है। जो गैस होती है उसकी रैंडमनेस सबसे अधिक, लिक्विड की उससे कम, और आपका सॉलिड का सबसे कम होता है रैंडमनेस।
तो एक चीज और जानिए आप, जो रैंडमनेस होता है वही आपकी एंट्रोपी होती है। रैंडमनेस जब गैस की संख्या बढ़ेगी, देखो आधे मोल तो 1 मोल गया, रैंडमनेस का बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो अंतर होगा, चेंज होगा, वो पॉजिटिव आएगा, और चेंज पॉजिटिव आएगा तो आपका जी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? ऐसे आपका होगा। इसकी देखा जाए, इसमें देखिए सॉलिड कैसा है, सी आपका सॉलिड है, O2 आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। अगर वही सूत्र लगाया जाए तो क्या होगा, डेल्टा एस कितना हो जाएगा निकालने के लिए, यहां देखिए 1 है, यहां भी 1 है, 1 मोल O2 है, 1 CO2 बन रहा है, इसका मोल माइनस इसका मोल, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और डेल्टा एस अगर 0 हो गया तब क्या होगा, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो कांस्टेंट आपका है, और टी ये कांस्टेंट बराबर है, पॉजिटिव है, और यस आपका 0 आ गया, कितना हो गया, सी माइनस 0 डेल्टा जी बराबर सी, ये आपका आ गया, ये कांस्टेंट हो गया डेल्टा जी। मतलब जिस समय मोल नहीं बदल रहा है, रैंडमनेस का बराबर है, ऐसी स्थिति क्या होगा, डेल्टा जी सी के बराबर होगा, मतलब वहां कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या ऐसे कहिए, जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ गैस मोल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रैंडमनेस है वो भी इंक्रीज करेगी, तब क्या होगा, एंथैल्पी भी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। लेकिन यहां क्या है, कांस्टेंट है, अगर गैस मोल ये सब कांस्टेंट है तब क्या होगा, कांस्टेंट है तो आपका जो एंथैल्पी होगी या रैंडमनेस होगा वो भी आपका कांस्टेंट होगा, और जो एंट्रोपी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। और जब कांस्टेंट होगा तो जो कर्व प्राप्त होगा बिल्कुल कांस्टेंट प्राप्त होगा, सीधे रेखा प्राप्त होगी। क्लियर? इनकी बात करें, तीसरे वाले की, इसको देखा जाए, अगर सीओ को सोचो, अगर सीओ बना रहा है जो ए वाली आ रही है, तब क्या होगा, देखिए यहां देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां हाथ से सीओ बन रहा है, CO2 बनेगा ना, CO2 बन रहा है। देखिए ए भी गैस है, ए भी गैस है, ए भी गैस है, इसमें तीनों गैस है, 1 मोल, हाफ मोल, 1 मोल, डेल्टा एस निकालो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और हाफ, 1.5, ये हुआ ना, कितना हो गया, इसको टू माइनस हाफ आएगा, और डेल्टा एस का मान जब हाफ आ गया माइनस, तो क्या होगा डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी इसको टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपका माइनस हो गया, माइनस माइनस माइनस, और टी आपका प्लस में था ना, ये आपका प्लस में था, कितना हो गया, डेल्टा एच माइनस, ये आपका माइनस हो गया, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी या जो भी होगा आपका ये प्लस में आ जाएगा, हाफ इसका मान, जब प्लस हो जाएगा, ए प्लस ये है, इनको जो जोड़ करके इसका मान प्लस होगा, और जब इसका मान प्लस होगा, डेल्टा जी का मान कैसा आ गया, डेल्टा जी का मान कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, और जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और जिस समय डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया। या ऐसे कहो, जब टी का मान बढ़ाएंगे तो टीएस का मान बढ़ेगा, टीएस का मान जब बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मान पॉजिटिव में बढ़ेगा, टीएस का मान बढ़ेगा, टी का मान बढ़ाएंगे, डेल्टा जी का मान बढ़ता जाएगा, टी का मान हम बढ़ा रहे हैं, जी का मान बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, जो कर्व मेरा होगा वह ऊपर हो जाएगा, तो ए वाला मेरा प्राप्त होगा। कहानी मतलब CO, CO2 और ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से निकाल लेते हैं कौन सा पॉजिटिव हो कौन सा
नेगेटिव होगा, कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा डाउनवर्ड्स में है। क्लियर? हम देखें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आपका CO है, C है और CO है, दो रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सुटेबल है, हम कैसे निकालते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। सुटेबल कौन सा है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको देख लिया जाए। तो हाँ देखिए, एक ग्राफ आपके हैं डेल्टा जी टी, हम कहते हैं हमारा है C+O2 CO हाफ O2। एक ग्राफ में मेरा है C+O2 CO2 A CO प्लस हाफ O2 CO2 ये मेरा है। ठीक, हमें देखना है कौन सा एजेंट सुटेबल है। जैसे इसे हम कहते हैं कि एक मेरा ग्राफ है, जिंक ऑक्साइड का मान ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इसमें कौन सुटेबल है, किसके द्वारा ऑप्शन करेगा, किसके द्वारा नहीं करेगा, हमें देखना है। करते क्या देखिए, ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था जहां काटेगा, देखिए या CO को इस पर काट रहा है जिंक ऑक्साइड, और जो CO2 है, ये कार्बन है, C को देखो यहां काट रहा है, और ये वाला जा रहा है CO, उसको देखो यहां काट रहा है, ये काट रहा है, देखिए काट रहा है। ये अगर T1 का दें, T2 का दें, ये T3 का दें। अब मैं देख रहा है, इतना ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर होगा, मैंने कहा था कि मेटल ऑक्साइड का कर्व जिस कर्व से ऊपर होगा, जिस रिड्यूसिंग एजेंट से, वही उसको रिड्यूस करेंगे। देखा जाएगा, इनको आगे बढ़ा दें, इनको आगे बढ़ा दें, इनको आगे बढ़ा दें। देखिए वास्तव में ये जिंक ऑक्साइड का ये देखिए कर्व है, सबसे पहले किसको काट रहा है, कोक को काट रहा है। ये टेम्परेचर सबसे कम देखिए है, जो T1 है सबसे कम है, इससे अधिक T2 है, इससे अधिक T3 है। तो T1 सबसे कम है, तो सबसे कम टेम्परेचर पे एक कोक मेरा है जो रिड्यूस कर देगा जिंक ऑक्साइड को। ऐसे देख लीजिए, या ऐसे देख लीजिए आप, इसके इधर देखो, इसके इधर चाहे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे कार्बन वाला हो, चाहे कार्बन वाला हो, इस टेम्परेचर के इधर देखिए सब इससे ऊपर है, तो इस टेम्परेचर पर कोई क्रिया होगा नहीं करेगी, कोई रिडक्शन नहीं होगा। इस टेम्परेचर तक T1 तक कोई रिडक्शन नहीं होगा। इसके ऊपर क्या होगा, अगर इनके बाद देखा जाए, इनके बाद देखिए तो एक तो ये लाइन है, देखो एक तो ये लाइन और एक ए लाइन, दो लाइन इससे नीचे है, देखिए ना, मेटल ऑक्साइड ही आ रहा है रेड वाला, इससे नीचे देखो एक ये वाला लाइन है, एक ये वाला लाइन है, इस टेम्परेचर। इसके बाद जो सबसे नीचे है, ए भी कर सकता है और ए भी कर सकता है रिड्यूस, क्यों, ये दोनों इससे नीचे हैं। अभी हम देखे थे जो नीचे रहेगा वो रिड्यूस करेगा, लेकिन एक चीज और जान लीजिए, अगर 2-3 नीचे हो गए, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें ये वाला जो कार्बन है सबसे नीचे है, इनको देखो ना, इससे नीचे इनको देखो, रिड्यूसिंग ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड है सबसे नीचे हमारा यही है, तो यही सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसीलिए देखा जाए क्या कहते हैं, हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कोक गिव्स Zn प्लस, यही बनता है, एक कोक रिड्यूसिंग
ऑक्साइड है। आगे देखा जाए तो जब T3 टेम्परेचर हम पाएंगे, यहां आएंगे, तो यहां आने के बाद देखिए ये मेरा नीचे जाएगा, जो CO वाला टेम्परेचर था, ये वाला कोक वाला नीचे भी पाया जाएगा। लेकिन क्या है, टेम्परेचर बहुत आगे जाने के बाद तब ये नीचे होगा मेटल ऑक्साइड कर्व से। इस टेम्परेचर के बाद तब जाकर कहीं ये रिड्यूस करेगा। मतलब जब इसको रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे हम, अगर हम जनरल O में CO को मिलाएंगे तब रिडक्शन होगा, जनरल प्लस CO2 बनेगा ये। लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर बहुत अधिक हमको देना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर हम देंगे तब जाकर कहीं रिड्यूस करेगा। तो बेटर क्या होगा हमारे लिए, जो पहले रिड्यूस कर दिया, पहले कौन करेगा, कोक करेगा। इसीलिए जिंक के मेटलर्जी में हम लोग कोक को मिलाते हैं रिडक्शन के लिए, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाते हैं। कोक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड। Why? Because in the Kellingham diagram, the curve of metal oxide is above, yeah, the curve of reducing agent C is above at the below temperature than any other. सबसे कम टेम्परेचर पे देखिए नीचे है, इतना जाने जो सबसे कम होगा वही उसका सुटेबल एजेंट होगा, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो C बेटर है देन CO। CO भी करेगा रिडक्शन, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा देने के बाद तब करेगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। क्लियर? ऐसे देखिए, अगर हम लोग चेकिंग करना चाहें, आप नोट कर लीजिए। अगर रेफी करना चाहें, एक और देख लें, समाप्त करते हैं, काफी लंबा वीडियो चल रहा है। एक और को देख लिया जाए, इसे मान लो कहते हैं ये मेरा कर्व है, हम कहते हैं ये फिट कर दिया जाए, मान लो फिट कर देखिए ऐसे होते हैं, ये पाएगा ऐसे, ये हमारा C प्लस O2 CO, ये हमारा CO प्लस O2 CO2, ये है C प्लस O2 CO2 जो कांस्टेंट वाला है, ये हमारा FeO है, क्या है FeO। इसमें देखिए आप, ये देखो एक काट लें सबको, यही ना, अगर T है, डेल्टा G है, अगर T1 इसको मान लें, यहां एक काट रहे हैं। अब देखिए, अब इस टेम्परेचर को हम मान के चले, इस टेम्परेचर को हम मान के चले, इस टेम्परेचर को, इसके पहले देखिए जाए, इसके पहले तो एक कर्व ही मेरा है जो CO वाला, जो इसके नीचे है, बाकी सब ऊपर है। और इसके बाद देखिए C आपका नीचे है, सबसे नीचे है, और बाकी है ऊपर। तो क्या कर सकते हैं, बिलो टेम्परेचर T1 के नीचे, अगर T1 के नीचे देखा जाए तो ये जो मेरा है CO, देखिए इसका कर्व FeO से नीचे है, इसके इधर देखिए, ध्यान दीजिए इसके इधर लाइन किसी है, इसके देखिए ये वाला लाइन इस कर्व से नीचे है FeO से, और है किसका है FeO का। तो एट दिस टेम्परेचर T1 टेम्परेचर के नीचे, T1 टेम्परेचर के नीचे जो रिएजेंट होगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो CO होगा। मतलब ये FeO कौन रिड्यूस करेगा, CO क्रिया करेगा, क्या बनेगा Fe प्लस CO2। लेकिन अगर इससे अधिक टेम्परेचर दिया जाएगा, देखा जाए, तब क्या होगा, तब कोक करेगा ना कि CO करेगा, तब क्या होगा FeO प्लस C, Fe प्लस CO बनाएगा। जब टेम्परेचर मेरा T1 से कम होगा तब ये करेगा, लेकिन जब T1 से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, तो ये आपका कोक रिड्यूसिंग काम करेगा। तो बेटर कौन होगा, FeO में कोक को हम लेते हैं जो कम टेम्परेचर पे ही मेरा है क्रिया कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया कर देती है। इसके नीचे वाले CO है, इससे बाद वाले पे कार्बन। तो आप देखे होंगे जब हम लास्ट टर्म पढ़ाए थे आपको,
उसमें देखे तो मैंने सी को डाला था, वो क्रिया करके सीओ बनाया और सीओ ऊपर जाकर रिड्यूस किया था। जब आप ब्लास्ट फर्नेस को देखिएगा तो नीचे से वेद पदार्थ हम लोग प्रोवाइड किए थे, कार्बन से क्रिया करके सीओ बना था और सीओ के ऊपर जाकर के Fe2O3 को रिड्यूस किया था। देखिएगा इस चीज को क्लियर किया था। तो कहते क्या उसमें सी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, इसको करते हैं कम पे ए करेगा और अधिक पर ए करेगा। जब कम T1 से कम होगा तो हमारा सीओ करेगा और जो इससे ज्यादा होगा तब सी करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इससे मैंने कौन सुटेबल रिएजेंट होगा, किस टेम्परेचर पे होगा हम पता कर सकते हैं। एक और तरह को हम भूल गए, जैसे कि आपने देखा था यहाँ मैंने जिंक का बनाया था ना, ऐसे इतना जान लीजिएगा कि जहां से कोई बेंड होता है कर्व, अगर उसको हम इससे मिला दें, जो टेम्परेचर प्राप्त होता है वही उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है। जिस भी कर्व का जहां से बेंड होता है कर्व में, अगर उसको हम मिला दें, एक लाइन ड्रा कर दें, तो जो रेखा टी को टच करेगी वो जो टेम्परेचर इसका होगा वही उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक और ध्यान दीजिए आप, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, यहाँ तो सॉलिड था, यहाँ पर सॉलिड था, लेकिन यहाँ से क्या बन गया, ये गैस बन गया, अपने अवस्था में परिवर्तित कर दिया, यहाँ से लिक्विड बन गया। क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठोस से द्रव बन गया। कभी कभी आगे जाने के बाद यहाँ ऐसे चेंज हो जाता है वाई डायरेक्शन में, तब क्या होगा, तब इसको जब मिला देंगे तो कहा जाएगा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो स्टेट का चेंज होता है उसको हम मिला दें वही उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी एलिगन डायग्राम बताता है। एलिगन डायग्राम से क्या पता कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त नहीं है, क्या उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा, इस सबको हम लोग पता कर सकते हैं। ये वीडियो मेरा काफी लंबा हो गया क्योंकि मैटर काफी अधिक था, बीच में हम छोड़ नहीं सके। हमको लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इसमें आपको लगती है आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें होगी तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।